सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय पूना में। सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा मार्ग सरल कर दिया। बम्बई से मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूना में दो दल थे। मुझे तो सबकी मदद की ज़रूरत थी। मैं लोकमान्य तिलक से मिला। उन्होंने कहा, सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार ठीक है। आपके मामले में कोई मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए तटस्थ सभापति चाहिए। आप प्रोफेसर भंडारकर से मिलिए। वे आजकल किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, पर संभव है कि इस काम के लिए आगे आ जाए। उनसे मिलने के बाद मुझे परिणाम से सूचित कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। आप प्रोफेसर गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे पास आप जब आना चाहे निसंकोच आइए। लोकमान्य का यह मेरा प्रथम दर्शन था। मैं उनकी लोकप्रियता का कारण तुरंत समझ गया। यहाँ से मैं गोखले के पास गया। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। मुझसे बड़े प्रेम से मिले और मुझे अपना बना लिया। उनसे भी मेरा यह पहला ही परिचय था, पर ऐसा जान पड़ा मानो हम पहले मिल चुके हो। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा में मैं नहा सकता था, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता था। समुद्र में डूबने का डर था। गंगा की गोद में तो खेला जा सकता था। उसमें डोगियां लेकर सैर की जा सकती थी। गोखले ने बारीकी से मेरी जांच की, उसी तरह जिस तरह स्कूल में भर्ती होते समय किसी विद्यार्थी की जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस किस से और कैसे मिलूं, और मेरा भाषण देखने को मांगा। मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई। जब जरूरत हो तब मिलने को कहा। डॉक्टर भंडारकर के जवाब की खबर देने को कहा और मुझे विदा किया। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले ने जीते जी मेरे हृदय में प्राप्त किया, और स्वर्गवास के बाद भी जो स्थान उन्हें प्राप्त है, वह कोई और नहीं पा सका। रामकृष्ण भंडारकर ने मेरा वैसा ही स्वागत किया जैसा कोई बाप बेटे का करता है। उनके यहाँ गया तब दोपहरी का समय था। ऐसे समय में भी मैं अपना काम कर रहा था। यह चीज ही इस उद्यम शास्त्री को प्यारी लगी, और तटस्थ सभापति के लिए मेरे आग्रह की बात सुनकर दैट सीट के उद्गार उनके मुंह से सहज ही निकल पड़े। बातचीत के अंत में वे बोले, तुम किसी से भी पूछोगे तो वह बतलाएगा कि आजकल मैं किसी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेता हूँ, पर तुम्हें मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तुम्हारा मामला इतना मजबूत है और तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य है कि मैं तुम्हारी सभा में आने से इनकार कर ही नहीं सकता। यह अच्छा हुआ कि तुम श्री तिलक और श्री गोखले से मिल लिए। उनसे कहो कि मैं दोनों पक्षों द्वारा बुलाई गई सभा में खुशी से आऊँगा और सभापति पद स्वीकार करूँगा। समय के बारे में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को जो समय अनुकूल होगा उसके अनुकूल मैं हो जाऊँगा। यो कहकर उन्होंने धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया। बिना किसी हो हल्ले और आडंबर के एक सादे मकान में पूना की इस विद्वान और त्यागी मंडली ने सभा और मुझे संपूर्ण प्रोत्साहन के साथ विदा किया। वहाँ से मैं मद्रास गया। मद्रास तो पागल हो उठा। बाला सुंदरम के किस्से का सभा पर गहरा असर पड़ा। मेरे लिए मेरा भाषण अपेक्षाकृत लंबा था, पूरा छपा हुआ था, पर सभा ने उसका एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुना। सभा के अंत में उस हरी पुस्तिका पर लोग टूट पड़े। मद्रास में संशोधन और परिवर्तन के साथ उसकी दूसरी आवृत्ति 10,000 की छपाई थी। उसका अधिकांश निकल गया, पर मैंने देखा कि 10,000 की जरूरत नहीं थी। मैंने लोगों के उत्साह का अंदाज कुछ अधिक ही कर लिया था। मेरे भाषण का प्रभाव तो अंग्रेजी जानने वाले समाज पर ही पड़ा था। उस समाज के लिए अकेले मद्रास शहर में 10,000 प्रतियों की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। यहाँ मुझे बड़ी से बड़ी मदद स्वर्गीय जी परमेश्वरन पिल्ले से मिली। वे मद्रास स्टैंडर्ड के संपादक थे। उन्होंने इस प्रश्न का अच्छा अध्ययन कर लिया था। वे मुझे अपने दफ्तर में समय समय पर बुलाते थे और मेरा मार्गदर्शन करते थे। हिंदू के जी सुब्रमण्यम से भी मैं मिला था। उन्होंने और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भी पूरी सहानुभूति दिखाई थी।
पर जी परमेश्वरन पिल्ले ने तो मुझे अपने समाचार पत्र का इस काम के लिए मनचाहा उपयोग करने दिया और मैंने निसंकोच उसका उपयोग किया भी। सभा पाच्चाप्पा हॉल में हुई थी और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम उसके सभापति बने थे। मद्रास में सबके साथ विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था। फिर भी मैं बहुतों से इतना प्रेम और उत्साह पाया कि मुझे घर जैसा ही लगा। प्रेम किन बंधनों के नहीं तोड़ सकता। समाप्त। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।